हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का इंग्लिश सूत्रा पर स्वागत करती हूँ। और आज है डे 12 और इसमें आप लोगों का जो स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी 40 दिन की, उसी को जो है मैं कर रही हूँ। और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ भाई, ऐसा है मैं बहुत रेगुलर हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। एक आम इंसान हूँ, दूसरे ग्रह की निवासी नहीं हूँ कि कहीं से मंगल ग्रह से या कहीं एलियन हूँ जिसके एंटीने निकले हुए हैं। तो एलियन के तो मुझे लगता है सिर्फ एलियन के ही पैरों वैरों में और सिर में दर्द नहीं होता होगा और तबीयत ख़राब नहीं होती होगी। मैं बहुत आम इंसान हूँ और इसलिए मेरी भी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो कभी अगर मैं छुट्टी मार लूँ तो आज जोड़ के विनती है आपसे, ये मत लिखिएगा मैडम बी रेगुलर। यार बड़ा दिल पे चोट लगती है बी रेगुलर होने पे कि इतना करते हैं, एक दिन नहीं आए तो हमें बी रेगुलर का वो तमगा दे दिया गया। तो आई एम वेरी रेगुलर। और फिर वही वाली बात बोल रही हूँ, कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब ये डे 12 है, उसमें है डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। बोलिए मत, करके दिखाइए। डोंट से और जो है कहिए मत, दिखाइए। प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव करके दिखाइए खुद को, एंड यू कैन डू इट। तो चलिए अब क्वेश्चन जो है आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक मिले जुले क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात जो है वो करना चाहती हूँ। आज हमारे चैनल की कम्युनिटी पर 3 क्वेश्चंस डले हैं, उनके आंसर्स मैं ही आपको दे देती हूँ। और उनमें सबसे ज़्यादा जो जवाब गलत आया है, क्योंकि वो आयोग ने माना, कुछ किताबों में इस तरीके का लिखा हुआ था कि डिक मर्टन जॉय में लड़का कौन, जॉय में लड़की का नाम क्या है, तो उसमें डिक मर्टन 78% ने जवाब दिया। आप मेरी बात पर भी यकीन मत कीजिए, जॉय में जॉय लड़की का नाम है, डिक मर्टन लड़के का नाम है। आप चाहे को तो मेरी भी बात पे यकीन मत करिए, केवल गूगल पर गोल्सवर्दी का ओरिजिनल प्ले निकाल कर देखिए और उसमें जो कैरेक्टर लिस्ट दी हुई है उस कैरेक्टर लिस्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि जॉय का नाम, जॉय कौन है। देन यू विल कम टू नो कि जॉय इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो आप कम से कम इस चीज़ को देखिए। अगर किसी ने किसी बात को गलत मान लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सालों तक वही गलत परंपरा चलती रहेगी। हो सकता है अगर अब की बार पेपर बने तो उसमें वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो आप उसको बनाने वाले को ऑलरेडी पता हो कि भाई ये क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ ये किस रेफरेंस में दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ओरिजिनल प्ले का जो कैरेक्टर लिस्ट है वो निकाल के देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा जॉय इज़ द नेम ऑफ गर्ल। 78% की ये आंसर देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसका जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात, कंट्री हाउस रिप्रेजेंट्स हाई अपर क्लास एंड फ्रेटर्निटी प्रेजेंट्स लोअर क्लास। ये क्वेश्चंस के जवाब है। अगर आप लोग ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में ये चीज़ पता चल जाएगी। जस्टिस कहीं से कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो है वो इट्स अ सटायर ऑन द लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखते हुए केवल रट्टाफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, चीज़ें जो हैं उन्हें समझिए। और एक बात मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आए इन चारों में से सबसे पहले पैदा कौन हुआ था, उसमें लिखा हुआ हो मिल्टन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड गोल्सवर्दी, और आयोग ने खुदा न खास्ता मान लिया गोल्सवर्दी कि इन चारों में सबसे पहले गोल्सवर्दी जो हैं वो पैदा हुए थे, तो क्या सदियों तक यही चलता रहेगा कि जॉन गोल्सवर्दी जो है वो जिनका जन्म विलियम शेक्सपियर से पहले हुआ था? तो प्लीज़ ज़रा इस बात पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए इस चीज़ को ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद काम कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार क्वेश्चन गलत हो आ गया और उसका आंसर तो हर जगह वही चीज़ होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं, ये हमारा आज मिला जुला टेस्ट पेपर है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट डैश इट्स रिजल्ट द पॉलिसी ऑफ हेस्टिंग्स वॉज एमिनेंटली सक्सेसफुल। इनमें प्रेपोजिशंस भरने हैं और इस प्रेपोजिशन का देखिए क्या होगा
जज्ड डैश इट्स रिजल्ट, जज्ड ऑफ नहीं हो सकता, जज्ड इन, जज्ड फॉर होगा कि के लिए, जज्ड बाय इट्स रिजल्ट कि भाई किसी पॉलिसी के रिजल्ट से जज करके हेस्टिंग्स की जो है वो पॉलिसी जो थी वो बहुत सक्सेसफुल थी। तो इसका आंसर है डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। कंड्यूस जो वर्ड है वो अपने साथ लेता है प्रेपोजिशन दैट्स टू, तो यहां पर आएगा इसका जवाब टू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू जेंटलमैन इज courteous and affable to his neighbors. Affable to his neighbors. द ट्रू जेंटलमैन इज courteous एंड affable टू हिज नेबर्स कि इसमें जो ये affable है ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा टू। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तीन क्वेश्चन हमने प्रेपोजिशंस के लिए हैं, ये मिला जुला एक क्वेश्चन जो है मिले जुले हैं। लाइसिडास, थायरोसिस एंड एडोनिस आर, क्या है लाइसिडास, थायरोसिस एंड एडोनिस? ये सारे के सारे आपको पता है कि ये जो हैं एलिजीज हैं, ये पेस्टोरल एलिजीज हैं। अब पेस्टोरल एलिजी का क्या मतलब होता है? पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है कि जब जो पोएट होता है वो शेफर्ड के रूप में अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। लाइसिडास, थायरोसिस एंड एडोनिस, ठीक है। तो ये लाइसिडास इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, थायरोसिस बाय मैथ्यू आर्नल्ड एंड एडोनिस बाय पीबी शेले। अब ये बीच में है रेटिक्यूल। रेटिक्यूल किसे कहते हैं? इवन ये जो वर्ड है ये गोल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स प्ले में भी आया है। रेटिक्यूल जो होता है लेडी के पर्स को बोला जाता है जिसके अंदर वॉलेट रखा जाता है। तो रेटिक्यूल इज अ लेडीज पर्स, एक लेडी के पर्स को रेटिक्यूल कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रोमेनेड। प्रोमेनेड का मतलब होता है अ लेजरली वॉक, आराम से चले जा रहे हैं, दैट इज नोन एज लेजरली वॉक, दैट इज लेजरली वॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉटलक डिनर। डिनर गिवन बाय द लकी मैन, डिनर गिवन बाय द विनर, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स हिज फूड, नन। पॉटलक डिनर का मतलब होता है कि जिसमें सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाते हैं, तो जिसके सभी को सब कुछ जो है वो मिलता है, शेयर करके होता है। तो इसका आंसर है कि डिनर वेयर एवरीवन ब्रिंग्स हिज फूड। तो ये है आपका, दैट इज सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द पेट्रियार्कन टाइप ऑफ सोनेट, The Petrarchan type of sonnet is after the name of Petrarch, who wrote the poem of 14 lines to express his love for. ये 14 लाइन की पोएट्स इटालियन पोएट पेट्रियार्क ने लिखनी शुरू करी थी। ये 14 लाइन के लव सोनेट्स थे जो उन्होंने लिखे थे अपनी बिलवेड लॉरा के लिए। तो ये है, इसमें देखिए लॉरा दी नोवी, तो इसका आंसर है लॉरा, दैट्स लॉरा डी नोवी। Now question number 9, the figure of speech characterized by repetition of words of groups of words at the beginning of consecutive sentences is called। जब फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे अपीयर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर है हार्क, हार्क एंड हार्क, तो ये जो होता है इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एनाफोरा, दैट इज नोन एज एनाफोरा। तो इसका आंसर है दैट इज एनाफोरा, जो ऐसे रिपीट होता है, कंसेक्यूटिवली लाइंस में रिपीट होता है, दैट इज नोन एज एनाफोरा। कंसिडर द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट रिस्पॉन्स। इनमें ये सभी के फेटल फ्लॉज, ट्रैजिक फ्लॉज हैं, सभी की कुछ ना कुछ कमियां हैं, ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो गलत है।
कोरियोलिनस का प्राइड है, बिल्कुल सही बात है, कोरियोलिनस का जो है वो प्राइड है। और एंटनी का अ बिट ऑफ पिसहेड, एंटनी अड़ियल था। क्लियोपेट्रा अ बिट ऑफ स्लैपर। और टाइटस एंड्रोनिकस का ऑब्ड्यूरेसी, टाइटस एंड्रोनिकस का ऑब्ड्यूरेसी था। तो ये सारे के सारे जो फ्लॉज हैं वो बिल्कुल सही हैं और इनमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपने ये प्लेस पढ़े हैं तो आप इसमें ऑल आर करेक्ट, ऑल आर मैच्ड करेक्टली। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घुमा घुमा के इसके बारे में पूछते जरूर। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, ये एक कहानी कहती हुई पोएम है। इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रोजले, द प्रोनाउंसिएशन इज़ रोजले, नॉट रिचले, और पता नहीं क्या क्या बेचारों के नाम का जो है बेड़ा गर्क करते रहते हैं। तो ये है दैट्स हेनरी रोजले, Henry Roseley, 3rd Earl of Southampton. It is based on some passages from Ovid's Metamorphoses. ओविड की मेटामॉर्फोसिस पर आधारित है। ये शेक्सपियर की पोएम है जो 1593 में आई थी और इसी पोएम को उन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा था। इस पोएम का क्या नाम है? इस पोएम का नाम है वीनस एंड एडोनिस। तो ये है वो पोएम जिसे फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी उन्होंने कहा है। इट इज़ कंपोज्ड ड्यूरिंग 1796-97। ये 1796-97 में कंपोज किया गया था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1842 में। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का हॉरर जो है वो दिखाया गया है। तो ये कौन सा है? वर्ड्सवर्थ ने कोई पोइटिक नॉवल नहीं लिखा। पोइटिक प्ले वर्ड्सवर्थ प्रोजेक, बहुत ही प्रोजेक का मतलब था साधारण। द बॉर्डर्स वर्ड्सवर्थ पोइटिक फिक्शन, इसका आंसर है ये है वर्ड्सवर्थ का पोइटिक प्ले, दैट इज। भाई देखिए बॉर्डर्स तो है ही, लेकिन ये है क्या? दैट इज वर्ड्सवर्थ पोइटिक प्ले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिल्यूड अनडाउटेडली, अब ये भी एक क्वेश्चन आ गया, देखिए। The Prelude undoubtedly places Wordsworth, Prelude, spiritual autobiography of Wordsworth, और वर्ड्सवर्थ को एक बहुत ही ऊंचाई के स्थान पे रखती है। द रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन लाए हैं वर्ड्सवर्थ उससे। वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। अरे आजकल बड़ी इस पे कंट्रोवर्सी हो रही है भैया। ऐसा है जब ये पूरा का पूरा आता है तो ये कहा है द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये कहा है प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड ने भी कहा है द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, लेकिन अगर पूरी की पूरी कोटेशन जो है वो दी जाती है। A ludicrous descending order of the series of idea is the description of, एक है कि हास्यापद, ludicrous is हास्यापद, एक हास्यापद descending गिरता हुआ order of the series of idea is the description of anticlimax, that is anticlimax। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। A soldier fights for glory and for a shilling। आप ये देखिए, a soldier fights for glory and for a shilling। एक सोल्जर लड़ाई करता है ग्लोरी के लिए, शान के लिए, एक्शन उठा, एंड फॉर अ शिलिंग, और पैसे के लिए बिल्कुल ही जो है एक्शन उठा और फट देनी गिर गया। तो ये जो है ludicrous descending, that is known as anticlimax। The other name of anticlimax is, anticlimax का दूसरा नाम क्या है? That is bathos। anticlimax का दूसरा नाम है bathos। Now the next question is, climax is a Greek word which signifies, climax एक Greek word है। देखिए ये signify करता है ladder। ये देखिए छोटे ascending order में, जब ascending order में action चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? ladder को बताता है, that is climax।
जब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। तो इसका आंसर है दैट इज अ लैडर। Now the next question is consider where, when and why in the following sentences। इन sentences में हमें where, when and why का बारे में जानना है कि ये है क्या। Where is सीता, कहाँ है, तो ये हो गया हमारा place। When did you come, कब आए, तो ये हो गया हमारा time। Why are you late, ये बता रहा है क्यों, तो ये पूछ रहा है रीज़न। तो यहाँ पर ये तीनों शब्द किसका काम कर रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम एंड रीज़न। तो जो आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है वो देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम एंड रीज़न। तो इसका आंसर है ए, दैट इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the use of all in these sentences and trace out the grammatical categories। चलिए बात करते हैं। all men are mortal, men noun है, noun के पहले अगर आएगा तो that will be adjective, तो ये हो गया adjective। I was all alone, alone के पहले आ रहा है I was what, all alone, adjective के पहले आ रहा है तो that is adverb। all were in my favor, ये देखिए यहाँ पर who were सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन। I have lost my all, और एक कल किसी ने ये कहा भी था कि माय जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये नाउन पर अपना अधिकार दिखाते हैं। ये हमेशा जो यूज़ होते हैं वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के नाउन के जस्ट पहले यूज़ होते हैं। तो माय, योर, हिज, देयर, ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले। तो आप खुद देखिए ये क्या हो गए, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन, सॉरी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड नाउन। तो देखिए कहाँ पर ये आपको ये सारे के सारे मिल रहे हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। तो ये देखिए मैंने आपको इसको फिर बताया है कि मेन नाउन है तो नाउन के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव, अलोन एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब के पहले आ रहा है तो वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन है। और आई हैव लॉस्ट माई ऑल, पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले लगते हैं तो ये ऑल हो गया यहाँ पर नाउन। तो आंसर हुआ आपका इसका दैट इज एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, ये एकदम से दिमाग में ये आता है क्यों ना कूद के हम इसे लगा दें, मगर ना लगाओ, इसलिए ना लगाओ क्योंकि टू जो है यहाँ पर ये, अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, टू इज़ अ प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन क्या हो रहा है, ये प्रेपोजिशन अपने बाद या तो नाउन, नाउन प्रोनाउन या जेरेंड लेता है। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जेरेंड जो है वो वर्बल नाउन होता है। तो आप खुद देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पर देखिए किस में जो आएगा, टू प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बाद लेगा जेरेंड, तो यहाँ आएगा टू सीइंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को दे दिया ऐसा क्यों है। ही इज प्रिपेयरिंग हिज कार विद अ व्यू टू, अभी सेम वही जो मैंने आपको इसका रीज़न दिया था वही इसका भी रीज़न है, वही विद अ व्यू टू सेलिंग इट। ठीक है,
Now the next question is, burn it and you will oblige me. About which work does Goldsworthy talk here? About which work? गोल्सवर्दी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, और वो इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था कि गोल्सवर्दी ने खुद ही कहा था कि इसे जला दो और मुझको जो है वो बहुत ज़्यादा, यू विल ओब्लाइज मी, कि आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। तो ये जो है किसके बारे में कहा गया है? दैट हैज़ बीन सेड बाय अबाउट फ्रॉम द फोर विंड्स. In this play, there is conflict between the old established aristocracy and the loud, uncultured, new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent aristocracy and poverty respectively. Which play is it? गोल्सवर्दी का एक प्ले है जिसमें खानदानी रईस और नए नए बने हुए रईस को जो है वो दिखाया गया है, जिसमें हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लोअर है. ये प्ले है जिसका नाम है द स्किन गेम. तो इस प्ले का नाम है द स्किन गेम. No one will touch him now, never again. He is safe with gentle Jesus who says. कोई उसे अब नहीं छू सकता, कभी अब बिल्कुल भी नहीं. वो सेफ है जेंटल जीसस के साथ. ये लाइन तब बोली जाती हैं जब फोल्डर बचकर भागने की कोशिश कर रहा है और वो अपना बैलेंस खोता है और नीचे जाके गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है. तो ये कौन कह रहा है? ये कोक्सन का शब्द हैं फोल्डर के बारे में. तो ये कह रहे हैं कोक्सन अबाउट फोल्डर. Now the next question is, consider the use of but in these sentences and trace out the grammatical categories. अब मैं आपको इसको समझाती हूँ ये क्या है. देखिए, it is but right to admit our faults. Right, it is right adjective है. adjective के पहले अगर कोई चीज़ आए उसे मॉडिफाई करे तो वो होता है adverb. तो पहला ढूंढ लिया adverb. No one but the brave deserve the fair. प्रेपोजिशन जो लगता है वो किसके पहले लगता है? नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड के पहले. द ब्रेव. तो ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन. I tried hard but did not succeed. ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है. कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. There is one but likes him. There is one who doesn't like him. से ना, there is one but likes him. यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का who के साथ सेंस में, संदर्भ में काम कर रहा है. तो यहाँ पर ये देखिए एडवर्ब, ये हुआ प्रेपोजिशन, ये हुआ कंजंक्शन और ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन. तो ढूंढिए किस में ये चीज़ आ रही है? एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. तो इसका आंसर है आपका ए. And the last question is, give every man thy ear, but few thy voice. ये देखिए, every का उल्टा हुआ few, ईयर का उल्टा हुआ वॉइस. जब दो आइडियाज़ को बिल्कुल विपरीत आइडियाज़ को साथ में रख दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एंटीथीसिस. ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर. ये एक छोटा सा पेपर मैंने आप लोगों को करवाया है और आई होप कि आपको इसमें कुछ काम के क्वेश्चंस मिले हो. बहुत लंबा मैं इसलिए नहीं करवा पाई क्योंकि आज मेरे थोड़ा सा जो है पैरों में दर्द है, सांस मेरी फूल रही है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं करवा पाई. लेकिन आने वाले समय में और जो है क्वेश्चंस कराऊंगी. अभी तक आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा कि 12 दिन में मैंने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दिए हैं और आपके लिए वो फ्रूटफुल हैं या नहीं हैं. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं कल.